बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। नमस्कार, मैं जन्मता शिवम गौतम और ये बात हमारे देश की जुडिशरी पर, सुप्रीम कोर्ट पर पूरी तरीके से फिट बैठती है। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जो जज होते हैं, जो वर्तमान में होते हैं या जो रिटायर हो चुके होते हैं, वो भाषण बड़े लंबे लंबे देते हैं और उनके भाषणों में बहुत सारे ऐसे दावे किए जाते हैं जो हकीकत से बहुत दूर होते हैं। लेकिन उनके भाषण में एक कॉमन चीज भी देखने को मिलती है कि वो ज्यादातर 4-5 चीजों का जिक्र जरूर करते हैं। एक है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ के अनुसार काम करते हैं, उसके प्रति वफादारी रखते हैं, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बचाना चाहते हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस की वो बात करते हैं और सेपरेशन ऑफ पावर की भी वो बात करते हैं। अभी भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने वाली, जो भविष्य में 2027 में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेगी, जस्टिस बीवी नागरत्ना, उन्होंने केरल हाईकोर्ट में एक भाषण दिया है। उस भाषण में जिस तरीके की बातें उन्होंने की हैं, उन्हें आपत्तिजनक कहा ही जा सकता है। हालांकि उनकी नजर में वो सारी बातें कानून हैं। उन्होंने तमाम जो जजों का आह्वान किया है कि उन्हें बिना डरे सरकार के असंवैधानिक कानूनों को पलटने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी संसद कोई भी कानून अगर पास करती है तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को, अगर उन्हें लगता है कि यह कानून संविधान के दायरे में नहीं है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने वाला है या फिर पर्सनल लिबर्टी और माइनॉरिटीज के राइट्स को कम करने वाला है, ऐसे कानूनों को बिना भविष्य की चिंता किए हुए, बिना डरे हुए खारिज कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस हर हालत में होनी चाहिए और इसके तहत न केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स की इंडिपेंडेंस, बल्कि जजों की पर्सनल ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए। उनके क्या पर्सनल विचार हैं, किसी केस के बारे में क्या उनकी सोच है, ये भी स्वतंत्र रूप से उनको रखने का अधिकार होना चाहिए। यानी एक तरफ जस्टिस नागरत्ना ये कहने की कोशिश कर रही है कि जजों के पास तो सारी लिबर्टी है, सारा फ्रीडम ऑफ डिसीजन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अलावा देश में किसी के भी पास ऐसी ताकत नहीं है। भारत के संविधान ने साफ तौर पर कानून बनाने और यहां तक कि संविधान को भी बदलने का अधिकार केवल संसद को दे रखा है। लेकिन हकीकत यह है कि संसद ने जितनी बार संविधान को बदला है, उससे बहुत ज्यादा बार या बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी संविधान को बदल चुके हैं। लेकिन संसद से संवैधानिक संशोधन जो पास होता है वो दिखाई देता है, जुडिशरी उसमें जो बदलाव कर देती है वो दिखाई नहीं देता है। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है, ये केशवानंद भारती केस से आया है। इसकी सुनवाई हुई थी 13 जजों के द्वारा, जबकि उस समय जो सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ थी वो 14 थी। यानी सुप्रीम कोर्ट के 80-90% जज उस बेंच में बैठे हुए थे। लेकिन आज क्या होता है, 2 जज 5 जज बैठकर संवैधानिक संशोधनों को, संसद द्वारा बनाए हुए कानूनों को खारिज कर देते हैं और उसी की वकालत करती हुई नजर आ रही हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना। लेकिन जस्टिस बीवी नागरत्ना ये भूल गई कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या कॉलेजियम का कंसेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है? क्या जजों के द्वारा जो कॉलेजियम का सिस्टम पूरे देश पर थोप दिया गया है, वो बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं आता है? क्योंकि उस समय तो ये था ही नहीं। और एक तरफ वो बात करती है कि पुराने जजों के फैसलों को नए जजों को नहीं बदलना चाहिए, तो फिर जो जजों की नियुक्ति को लेकर फर्स्ट जजेस केस था, उसमें तो साफ तौर पर यह कहा गया था कि जजों की नियुक्ति का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, एग्जीक्यूटिव के पास है, जिसको सेकंड जजेस केस में पलट दिया गया, फिर थर्ड जजेस केस में और ज्यादा उसको पलट दिया गया।
वो आपको स्वीकार्य है, क्योंकि उससे जजों को फायदा मिलता है। जुडिशरी में जो भ्रष्टाचार है उस पर आप बात नहीं करेंगे। क्या जुडिशरी में भ्रष्टाचार की छूट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है? क्या कॉलेजियम के नाम पर इस देश में जो लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, जिस तरीके से वहां प्रतिनिधित्व का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, क्या उससे बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं होता है? अगर होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? क्या कॉलेजियम सिस्टम राइट टू इक्वलिटी का साफ साफ उल्लंघन नहीं है? क्या इस सरकार जो कि मोदी सरकार है, उससे पहले संसद द्वारा तमाम ऐसे कानून नहीं बनाए गए हैं जो कि साफ तौर पर संविधान का उल्लंघन करते हैं, संविधान के दायरे से बाहर जाकर हैं, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने न तो पहले उन्हें खारिज किया था, और अब भी अगर कोई याचिका ऐसे कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आती है तो उसको खारिज कर दिया जाता है। यानी ये जो वर्तमान सरकार है, इसके द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, वो आपकी नजर में असंवैधानिक होता है और इसलिए आप उसको खारिज कर देते हैं, लेकिन उससे पहले की सरकारों द्वारा साफ तौर पर असंवैधानिक तौर पर बनाए गए कानूनों को आप स्वीकार करते हैं और उनको खारिज करने की याचिकाओं को भी खारिज कर देते हैं। ऐसा खुद जस्टिस नागरत्ना भी अभी पिछले दिनों कर चुकी हैं। और दो बड़े उदाहरण इसमें हैं, एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और दूसरा है वक्फ एक्ट का कानून। ये पूरी तरीके से असंवैधानिक थे, असंवैधानिक इनमें प्रावधान किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इन कानूनों को या ऐसे ही अन्य दूसरे कानूनों को असंवैधानिक घोषित नहीं किया। दूसरी तरफ एनजेएसी का जो कानून था, जो संसद से सर्वसम्मति से पास हुआ था, केवल एक वोट दोनों सदनों में उसके खिलाफ आया था और वो भी वोट था राम जेठमलानी का। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 4-1 के बहुमत से उसको खारिज कर दिया। क्या यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं है? उसके अलावा जस्टिस नागरत्ना ने एक और बड़ी बात कही और ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो हिस्टोरिकल अनजस्टिस हुआ है, ये जो हिस्टोरिकल अनजस्टिस की बात की जाती है, ये एक हाइपोथेसिस है कि इस देश में सैकड़ों साल तक अगड़ी जातियों ने पिछड़ी जातियों या छोटी जातियों के ऊपर अत्याचार किया है, जिसका कोई भी प्रमाण इतिहास में नहीं मिलता है। पिछले 1000 साल से तो इस देश पर लुटेरों ने शासन किया है, और उससे पहले भी जिन लोगों ने शासन किया है उनमें ज्यादातर वो जातियां थी जो आज की डेट में पिछड़ी जातियों में गिनी जाती हैं। लेकिन इस हाइपोथेसिस, इस कोरी कल्पना के आधार पर ऐसे दावे किए जाते हैं कि हजारों साल तक सामान्य जातियों ने दूसरी जातियों पर अत्याचार किया है, उनको दलित बनाया है, उनको शोषित किया है। ये जो दावे जब वो सुप्रीम कोर्ट का एक जज करता है तो इस पर आश्चर्य भी होना चाहिए, आपत्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ आप अपराधियों को इसलिए छोड़ देते हैं कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, या फिर जो सबूत पेश किए गए हैं उन पर आपको संदेह है, तो फिर आप इतनी बड़ी बात बिना सबूतों के आधार पर, बिना ऐसे किसी अकाट्य प्रमाण के आधार पर आप ये कैसे कह सकती हैं कि हिस्टोरिकल अनजस्टिस हुआ है? यही इन जजों का जो सोच है उसको बताता है। और संविधान के अगर बेसिक दायरे में कॉलेजियम नहीं है तो फिर कॉलेजियम के आधार पर ही चीफ जस्टिस बनने जा रही है जस्टिस वीवी नागरत्ना, क्योंकि इनके पिताजी भी भारत के चीफ जस्टिस रहे हैं। ये सीनियरिटी लिस्ट में 29वें नंबर पर थी, और अगर इनके पिताजी का वो प्रभाव न रहा होता तो शायद ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पहुंच पाती और न भारत की चीफ जस्टिस बनने की लाइन में होती।
यानी ये लोग अपने फायदे की जो बातें होती है उनकी बात करते हैं और अपनी आइडियोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों के हितों की बात करने में इन्हें संकोच रहता है। आज देश के 5.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं, उनमें से अकेले सुप्रीम कोर्ट में 82,000 केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट्स के अंदर 60-65 लाख केसेस पेंडिंग है। उस पर ये लोग बात नहीं करते। ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस व्यवस्था को बदला नहीं जाता है। और इसीलिए हमने आप सबसे एक राय मांगी थी कि कौन कौन लोग हैं जो दिल्ली में हम एक मीटिंग करने वाले हैं उसमें आना चाहते हैं। 100 से ज्यादा लोगों ने उसमें आने के लिए हामी भरी है। बहुत से लोगों ने आर्थिक सहयोग करने की भी बात की है। और इस मीटिंग में ही हम ऑल इंडिया लेवल पर सर्वे का भी शुरुआत करेंगे। उस दिन से हमारा सर्वे पूरे देश में शुरू हो जाएगा। कैसे होगा हम उस मीटिंग में बताएंगे। जो लोग नहीं आ पाएंगे उनको हम वीडियो के माध्यम से बता देंगे और कैसे वो भी इस सर्वे में अपना योगदान दे सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। कई मित्रों ने सुझाव दिया कि अश्विनी उपाध्याय हो या दूसरे अन्य कई लोगों के नाम लिए, आप इन लोगों को बुलाइए, ये भी राष्ट्रवादी है। उनको हमने वहां जवाब भी दिया और दूसरा हम साफ जवाब दे देते हैं कि ये लोग जो कुछ कर रहे हैं उनके अपने कुछ लिमिट्स हैं। कुछ वकील हैं तो वो खुलकर जुडिशरी के सामने आगे नहीं आ सकते, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। कुछ लोग सरकारी नौकरी में हैं वो भी खुलकर नहीं बोल सकते। और जिन यूट्यूबर्स की बात की गई है तो वो अपने भरण पोषण के लिए यूट्यूब चलाते हैं, वो किसी आंदोलन के लिए जमीन पर आकर कुछ लड़ाई लड़ेंगे, इसकी आप उनसे उम्मीद न रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर भी हम अच्छे लोगों के लिए हमेशा उनका स्वागत करेंगे, उन्हें बुलाएंगे। और ये जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं ये सब हमारे मित्र हैं, हमारे परिचित हैं। जब जरूरत पड़ेगी और जब ये सहूलियत होगी तो ये लोग भी आएंगे, उसकी आप चिंता न करें। हमारे साथ जुड़े रहें। और इस लड़ाई को अब हम जमीन पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके का बयान जस्टिस नागरत्ना ने दिया है उससे स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होने वाला है। वो जस्टिस विक्रमनाथ के बाद तीसरे नंबर पर सीजीआई बनने वाली हैं। 2027 में 36 दिन के लिए वो सीजीआई बनेंगी। और उनके बयान में जो कुछ है वो वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों की ही सोच को उजागर कर रहा है। उन्होंने साफ जिस तरीके से कहा है कि पॉपुलैरिटी का भी ध्यान जजों को नहीं रखना चाहिए। अगर उनके किसी फैसले से जनता नाराज होती है, जनता में गलत मैसेज भी जाए, तब भी उन्हें अपने उस फैसले पर अड़िग रहना चाहिए। और इसके पीछे उन्होंने वजह दी है संविधान। जबकि संविधान हमेशा, किसी भी देश का संविधान उस देश की जरूरत, परिस्थिति और समय के अनुसार चलता है। संविधान कोई आसमानी किताब नहीं होती है कि जिसको बदला न जा सके। और ना ही जो जज होते हैं वो कोई खुदाई खिदमतकार या खुदा के पैगंबर नहीं होते कि उनकी बात को भी न बदला जा सके। इसलिए अगर पुराने जजों ने गलत फैसले लिए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के नए जजों को उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और उनको दुरुस्त करने की भी जरूरत है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।